ऑफ स्किन। दूसरा है हमारा पर्सिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेटेशन। ठीक है, ये ज़्यादा समय के लिए रहता है। इसमें हमारा जो ब्लड वेसल्स है ये डायलेट कर जाते हैं, तो ब्लड का वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ये र्यूबर और कैलर कॉज करते हैं, दैट इज रेडनेस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद अगर हमारे यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाहर से जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा आता है इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच कॉजेज ट्रांजिएंट एडिमा, मतलब जो फ्लूइड है ब्लड का वो सारा बाहर चले जाता है। फोर्थ स्टेप हमारा आता है चेंज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी, मतलब यहाँ पे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। ये देखिए, ये गैप्स है, ये गैप्स है, और या तो एंडोथेलियम बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाते हैं जिसके कारण फ्लूइड के साथ साथ हमारे जो प्रोटीन्स है ब्लड के वो भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये कॉज करते हैं एक्सुडेट एडिमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हॉलमार्क स्टेप है, इसको आप कह सकते हैं वैस्कुलर इवेंट्स का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर हमारा प्रोटीन भी बाहर चला गया, हमारा ब्लड भी फ्लूइड भी बाहर चला गया, तो क्या बचा? सिर्फ सेल्स बचा। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारी विस्कोसिटी ब्लड की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिसके कारण हमारा स्टैसिस ऑफ ब्लड हो जाता है कि ब्लड वहाँ पे जमा होने लगता है, वो मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल्यूलर इवेंट्स को। ये हमारे वैस्कुलर इवेंट्स थे, अब हम देखते हैं सेल्यूलर इवेंट्स को। तो सेल्यूलर इवेंट्स में हमारे पास आता है माइग्रेशन, पेवमेंटिंग, रोलिंग, अडहेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस एंड फैगोसाइटोसिस। ये देखिए, हम एक ब्लड वेसल बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग है, इसको भी ये पूरी कंटिन्यूड रहेगी हमारी। अब बर्नौलीज़ थ्योरम में हमने पढ़ा है कि जो भी हेवी फ्लूइड रहता है, ठीक है, वो हमेशा एक होलो पाइप के सेंटर में ही रन करता है। तो अब हमारे ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फ्लूइड और एक होता है सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली हेवी रहेगा। तो क्या होता है कि ये बीच में जो है हमारा सेल्स पूरे फ्लो होते हैं और ये साइड्स में फ्लूइड रहता है। ठीक है, ये हमारे सेल्स, ये है हमारा फ्लूइड। अब ये सेल्स में हमारे पास होती है WBCs, जो हमको पता है कि मेन इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम WBCs ड्रॉ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये WBCs है हमारी। ठीक है, उनको क्या करना है? उनको माइग्रेट करना है। ठीक है, क्योंकि अब माइक्रोब तो बाहर है हमारा, ये हमारा माइक्रोब है, तो उनको यहाँ से निकलकर इस माइक्रोब तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो कौन कौन सी स्टेप्स करेगी? वो मार्जिनेशन करेगी। ये हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग है, तो वो सबसे पहले तो यहाँ से निकलकर उसको यहाँ जाना है। ठीक है, एंडोथेलियल लाइनिंग तक। इसको हम कहते हैं मार्जिनेशन, कि वो सेंटर से निकलकर पेरीफेरी में जा रही है। ठीक है, दिस स्टेप इज नोन एज मार्जिनेशन। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है, इसको हम पेवमेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास आता है रोलिंग एंड अडहेशन। देखिए, ये WBC यहाँ तक पहुँच गई, अब ये रोल हो के, ठीक है, ये रोल होके वहाँ तक जाएगी जहाँ पे गैप्स प्रेजेंट है एंडोथेलियल में, मतलब यहाँ पे। तो ये होता है रोलिंग एंड अडहेशन। ये एक बहुत ही ट्रांजिएंट स्टेप होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो बार बार उसका अडहेशन, ये जो एंडोथेलियल के साथ, एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ इसका अडहेशन हो रहा है ना, वो बार बार अडहेशन हो रहा है, फिर वो वापस रोल होकर इधर आ रही है, फिर वो वापस अडहेशन हो रहा है, फिर वो वापस रोल होकर इधर आ रही है, फिर वापस अडहेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्टेप होती है रोलिंग एंड अडहेशन। पहली स्टेप क्या हो गई हमारी? माइग्रेशन, जिसमें WBC जो है वो सेंटर से लेकर जा रही है पेरीफेरी तक। ठीक है, ये पहली स्टेप है हमारी माइग्रेशन। WBC जो है वो सेंटर से पेरीफेरी में जा रही है, उसके बाद पेरीफेरी में वो यहाँ पे जाने के बाद रोल होकर इधर जा रही है, फिर वो इससे अडहेयर हो रही है, फिर वापस रोल होकर इधर आ रही है, अडहेयर हो रही है, फिर वापस रोल होकर कब तक, जब तक वो ये गैप तक नहीं पहुँच जाती। तो ऐसे वो रोल होकर अडहेयर हो के वो यहाँ तक आएगी, वो गैप तक पहुँच गई, उसके बाद वो ये गैप से बाहर निकलेगी, जिसको हम कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन। ठीक है, या इसको हम एमिग्रेशन भी कह सकते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप हो गया ट्रांस माइग्रेशन या एमिग्रेशन। ठीक है, अब देखिए WBC बाहर तो आ गई, यहाँ पर तो आ गई रोल होके, यहाँ से वो शुरू हुई, रोल हुई, अडहेयर हुई, रोल हुई, अडहेयर हुई, उसके बाद वो बाहर आ गई। ठीक है, एमिग्रेट करके बाहर आ गई। पर अब हमारा माइक्रोब तो इधर प्रेजेंट है ना, तो WBC को तो नहीं पता कि उसको इधर जाना है, इधर जाना है, ऊपर जाना है, किधर जाना है, तो वो यहाँ पे कैसे पहुँचेगी? तो ये जो हमारा माइक्रोब होता है वो सर्टेन केमिकल्स रिलीज करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। फोर्थ स्टेप है हमारा कीमोटैक्सिस। ये जो माइक्रोब है यहाँ पे हमारा, वो सर्टेन केमिकल्स रिलीज करता है, जिसको सेंस करके हमारी जो WBC यहाँ से बाहर निकली है, वो बराबर जहाँ पे उसको माइक्रोब है उसको पता लग जाता है कि माइक्रोब यहाँ पे इन केमिकल्स के द्वारा, वो यहाँ पर आके माइक्रोब्स को अटैक करती है। तो ये स्टेप हमारा होता है कीमोटैक्सिस। फिफ्थ स्टेप हमारा होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, कि इधर तक आ गई हमारी WBC, अब वो क्या करेगी? इसका फैगोसाइटोसिस, मतलब उसको एंगल्फ कर लेगी। ठीक है, उसको पहचानेगी। फैगोसाइटोसिस में हमारे मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, रिकॉग्निशन, एंगल्फमेंट और किलिंग, विच इज़ फॉलोड बाय डिग्रेडेशन। ठीक है, कि वो WBC जो है हमारे माइक्रोब को पहचानेंगी, उसको एंगल्फ कर लेंगे और फिर उसको किल करके उसको डिग्रेड कर देती है। ठीक है, और ये फैगोसाइटोसिस कौन करता है? सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स करती है, स्टार्टिंग के 24 से 48 आवर्स, और फिर फॉलोड बाय मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल्स जो हमारी होती है
और ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं सर्टेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जो कि है हमारा लाइसोजाइम्स, ठीक है, प्रोटीएज, कोलाजनेस, और इनके द्वारा ये फैगोसाइटोसिस करती है। तो अगर हम एक बार सेलुलर इवेंट्स को रिकॉल कर लें तो माइग्रेशन मतलब जो हमारी WBC है वो सेंटर से पेरिफेरी में जाएगी। रोलिंग एंड एडहेशन, वो एंडोथेलियल लाइनिंग से अटैच होती है, बार बार रोल करती है और जहाँ तक उसको गैप्स नहीं मिल जाते निकलने के लिए वहाँ तक वो रोल और एडहेशन करती है। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब वो बाहर आ गई। कीमोटैक्सिस, जो केमिकल्स रिलीज्ड बाय माइक्रोब्स विच हेल्प्स द WBC टू फाइंड इट्स वे। और फिर फैगोसाइटोसिस जिसमें हमारे 3 स्टेप्स थे, रिकॉग्निशन, एंगल्फमेंट, किलिंग एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये हमारे वैस्कुलर इवेंट्स, सेलुलर इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे